Chapter number 13 is direct and inverse proportion. For introduction, Mohan prepares tea for himself and his sister. He uses 300 ml of water, 2 spoons of sugar, 1 spoon of tea leaves and 50 ml of milk. How much quantity of each item will he need if he has to make tea for 5 person? तो यहाँ पे बताया गया है मोहन को अगर 5 पर्सन के लिए टी बनानी है तो उसको जो सारी क्वांटिटी है, सारी चीज़ें हैं जैसे कि शुगर है, वाटर है, टी लीव्स है, मिल्क है, वो कितनी अमाउंट में चाहिए. If 2 students take 20 minutes to arrange chairs for an assembly, then how much time would 5 students take to do the same job? 20 लोगों को चेयर अरेंज करने के लिए कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स. 2 स्टूडेंट को चेयर अरेंज करने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं. तो 5 स्टूडेंट को चेयर अरेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वी कैन ईजिली फाइंड आउट. वी कैन come across many such situations in our day-to-day life where we need to see variation in one quantity bringing in variation in the other quantity. For example, if the number of articles purchased increases, the total cost also increases. More the money deposited in a bank, more is the interest earned. As the speed of a vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases. For a given job, more the number of workers, less will be the time taken to complete the work. तो यहाँ पे जो examples given है क्वाइट अंडरस्टूड है. बैंक के केस में अगर जितनी ज़्यादा मनी हम डिपॉजिट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिलेगा. अगर हमको आर्टिकल परचेज़ करने हैं तो जितनी अमाउंट हमने ज़्यादा स्पेंड की है उतने ही आर्टिकल्स हैं वो हम ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं. इन द केस ऑफ व्हीकल, जितनी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी उतना डिस्टेंस है वो जल्दी कवर होगा. अगर कोई काम है, कोई जॉब है, उसको वही जॉब करने के लिए अगर ज़्यादा अमाउंट में वर्कर्स काम करेंगे तो वो काम भी कैसे होगा? जल्दी होगा. तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को रिलेट है. यहाँ पे आर्टिकल्स एंड इट्स कॉस्ट, यहाँ पे मनी है और उसका जो इंटरेस्ट है वो है. देन यहाँ स्पीड है और डिस्टेंस है और यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्कर्स और है टाइम. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं. हर एक सेंटेंस में दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में है. कोई ना कोई रिलेशन है. आइदर इट कैन बी डायरेक्ट रिलेशन और इट कैन बी अ इनवर्स रिएक्शन. तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा वो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट के इनवर्स, वो यहाँ पे आगे बताया गया है. Observe that change in one quantity leads to change in the other quantity. Write 5 more such situations when change in one quantity leads to change in the another quantity. तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल गिवन है 4, इसके अलावा आपको और एग्जाम्पल सोचने हैं कि जिसमें एक क्वांटिटी में चेंज होगा तो उसकी इम्पैक्ट जो दूसरी क्वांटिटी है उस पर होगी. नाउ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट प्रपोर्शन. If the cost of 1 kg sugar is rupees 36, then what would be the cost of 3 kg sugar? तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, 36 into 3 equals to 108. That means कि 3 किलो शुगर की प्राइस हो जाएगी रुपीज़ 108. देन यहाँ पे इसके बाद कुछ इस तरीके के दूसरे एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं. सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg और 8 kg ऑफ शुगर. स्टडी द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में गिवन है. कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले वेट है और कॉस्ट है. वेट कितना है? 1 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg. अभी उसकी अमाउंट है. फर्स्ट ऑलरेडी बताया गया था 1 किलो का भाव कितना है? 36 रुपीज़. तो उसके ऊपर से हमको 3 किलो का मिल गया. 36 into 3 तो हो गया 108. सिमिलरली अभी 5 किलो है तो 5 किलो का कितना हो जाएगा? तो 36 into 5 तो हो जाएगा 180 kg. तो सिमिलरली कैसे करना है आपको? उसको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा. 1 into 3 होगा, 1 into 5, 1 into 6. सिमिलरली यहाँ पे
भी होगा 36 इंटू 3, 36 इंटू 5, 36 इंटू 6। तो ये किस टाइप का प्रपोर्शन होगा? डायरेक्ट, कि जिसमें दोनों क्वांटिटी में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। इफ सपोज एक क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक क्वांटिटी में डिवीजन हो रहा है, तो वो किस टाइप का होगा? इन्वर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इन्वर्स प्रपोर्शन। तो ये कौन सा है? डायरेक्ट। Observe that as weight of sugar increases, cost also increases in such a manner that their ratio remains constant। तो यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटी है, जो दोनों आपको गिवन है, वो अगर दोनों आइदर इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। Take one more example. Suppose a car uses 4 liters of petrol to travel a distance 60 km. How far will it travel using 12 liters? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 liters में 60 किलोमीटर, तो 12 liters में कितना? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 और 12, तो 4 का 3 टाइम्स हो जाएगा कितना? 12। 4 3s are 12। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 60 का 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 3 18, और पीछे 0 है तो 0 एज इट इज, तो इसका हो जाएगा 180। तो दैट मीन्स कि 12 लीटर में कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। हाउ डिड वी कैलकुलेट इट? सिंस पेट्रोल कंज्यूम्ड इन द सेकंड इंस्टेंस इज 12 लीटर, 3 times of 4 liter, the distance travel will also be the 3 times of 60 किलोमीटर। वही चीज़ मैंने बताई, 12 है वो 3 टाइम्स है 4 का, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 60 का 3 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा। In other words, when the petrol consumption becomes threefold, the distance traveled is also threefold the previous one. Let the consumption of petrol be X liters and the corresponding distance traveled be Y kilometer. Now complete the following table. यहाँ पे जो पेट्रोल है वो X है, डिस्टेंस है वो Y है। क्या हो रहा है? 4 है तो 60 हुआ है, 8 के केस में कितना होगा? 12 का ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, 15 में, 20 में और 25 में। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा? सी यहाँ पे 4 का 3 टाइम्स था 12, तो यहाँ पे 4 का डबल है 8, तो यहाँ पे भी 60 का हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 2s are 12, 0 एज इट इज, तो इसका हो गया 120। सिमिलरली आपको रिमेनिंग 15, 20 और 25 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेथड है जो हम सीखने वाले हैं। वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ x increases, value of y also increases in such a way that the ratio x upon y does not change. It remains constant, say k. In this case it is 1/15. Check it. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ये जो वैल्यू है 4/60, तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे ही इसका रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? तो यहाँ पे अगर क्रॉस हो रहा है तो हम कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 4s are 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। तो दैट मीन्स कि कांस्टेंट क्या हो गया? 1/15। और ये जो चीज़ है वो सारे केस में क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी अगर हम क्रॉस करें तो 4 2s are 8, यहाँ पे 60 2s are 120, अगेन 4/60, तो वो हो जाएगा 4 1s are 4 एंड 15 4s are 60, तो यहाँ पर भी हो गया 1/15। सो दैट मीन्स कि सारे आंसर के केस में 1/15 है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट, और उसको हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ k. We say that x and y are in direct proportion. If x upon y equals to k और x equals to ky, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x upon y equals to k, और k क्या हो गया? 1/15, जो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x equals to ky, यहाँ पे y को यहाँ पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x equals to ky. In this example, 4/60 equals to 12/180, where 4 and 12 are the
quantities of petrol consumed in liters, and 60 and 180 are the distances in kilometer. So when x and y are in direct proportion, we can write x1 upon y1 equals to x2 upon y2. Here y1 and y2 are the values of corresponding to the values of x1 and x2 respectively. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि x एंड y है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, तो वो केस में हम लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिवन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स एक अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 से 8, 8 से 12, 12 से 15, यहाँ पर भी 60 से 120, 120 से 180 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो भी अननोन वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Variables increasing or decreasing together need not always be in direct proportion। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कभी भी वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों के बीच में ऑलवेज डायरेक्ट प्रपोर्शन ही होगा। यहाँ पे उसके लिए एग्जाम्पल गिवन है, फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स अकर विथ टाइम बट नॉट नेसेसरी इन प्री डिटरमाइंड रेशियो। फिजिकल चेंजेस जैसे कि हम बात कर लें वेट एंड हाइट की, ठीक है, तो चाइल्डहुड में क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ हाइट भी इंक्रीज होती है। फिर टीनेजर में भी सेम वेट इंक्रीज होता है, हाइट भी इंक्रीज होती है। फिर आफ्टर द एडोलेसेंस पीरियड, और वी कैन से यहाँ पे जैसे ही हम बड़े होते जाएंगे तो वो टाइम पे एक एंड आ जाएगा कि उसके बाद हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। जनरली आफ्टर बिकमिंग एडल्ट जो हाइट है वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होती है, और वेट जो है उसमें चेंज होते रहते हैं, प्लस माइनस होता रहता है। तो उसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ये दोनों हैं वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सिमिलरली चेंजेस इन वेट एंड हाइट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स are not in any known proportion. There is no direct relationship or ratio between the height of a tree and the number of leaves growing on its branches. Think of some more similar example. यहाँ पे सेकंड भी वही है वेट एंड हाइट का, और थर्ड वन है कि जो ट्रीज है, ट्रीज की हाइट इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ उसके जो लीव्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रपोर्शन ही होगा, बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम जो हाइट है उसकी वो क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, और जो लीव्स हैं वो भी नए आएंगे और पुराने हैं वो झड़ जाएंगे। सो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिसके थ्रू हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पे ऑलवेज डायरेक्ट प्रपोर्शन ही होगा। Example number 1 is the cost of 5 meters of a particular quality of cloth is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of the cloth of the same type। तो यहाँ पे बताया गया है 5 मीटर क्लॉथ का रेट है 210 रुपीज़ 210। तो वही रेट के अकॉर्डिंग 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर का रेट क्या होगा वो हमें क्या करना है, टैबुलेट करना है। तो सबसे पहले उसके बेस पर से इस तरीके से टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें एक्स एंड वाई हो जाएगा। एक्स हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द क्लॉथ और वाई हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। एक्स हो जाएगी लेंथ, वाई हो जाएगी कॉस्ट। कौन कौन से हैं, 2, 4, 10 एंड 13, 2, 4, 10, 13 और 5 का ऑलरेडी गिवन है। उसके बेस पर से उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है 5 मीटर की 210 और बाकी के सारे की हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सपोज x1 y1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे y2 y3 y4 y5, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, as the length of cloth increases, cost of the cloth also increases in the same ratio, so it is a case of direct proportion।
ये भी पता है जो क्लॉथ है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, अगर क्लॉथ की लेंथ डिक्रीज होगी तो उसकी प्राइस भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कुछ टाइप का प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, और उसका फॉर्मूला क्या था, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन मेजरमेंट है उसको हम यूज़ करेंगे एज अ x1 और y1। तो गिवन क्या है, 5 मीटर एंड ₹210। तो x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 210, और उसके बेस पर से x2, तो यहाँ पे क्या लिया है 5 मीटर, तो यहाँ पर भी मीटर वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें 2 मीटर का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x2 इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2 मीटर। अब फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। नाउ पुट द वैल्यूज, x1 इक्वल्स टू 5, y1 इक्वल्स टू 210, x2 इक्वल्स टू 2 और y2 वो हमें फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज हो जाएगा। सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पे चला जाएगा, 210 यहाँ पे और 5 नीचे, तो y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 210/5। ठीक है, इसको अगर क्रॉस करेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा 84। सो दैट मीन्स कि अगर 2 मीटर कपड़ा होगा तो उसका रेट कितना होगा, ₹84। सिमिलरली 4 के लिए भी फाइंड आउट करना है, 4 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 की जगह पे हो जाएगा नंबर 4, और ये दोनों नोन वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y3 इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ 2 पुट दी वैल्यू 4 × 210/5, तो उसका हो जाएगा 168। सिमिलरली फॉर 10 मीटर्स एंड 13 मीटर्स हमको आंसर मिल जाएगा 420 एंड 5 4 6। तो यहाँ पे हमको पता चला जैसे ही अमाउंट बढ़ रही है, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, तो 168, 420 एंड 546 कॉस्ट भी बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल था वो कैसा था, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज एन इलेक्ट्रिक पोल 14 meters height cast a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meters under similar condition. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक है इलेक्ट्रिक पोल है और दूसरा क्या है, ट्री है। ये दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, यहाँ पे 14 मीटर है, राइट, और वो कितना शेडो क्रिएट करता है, उसका शेडो हो रहा है 10 मीटर्स। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट का ट्री होगा कि जिसका शेडो क्रिएट होगा 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट वन हाइट इन मीटर और सेकंड वन हो जाएगा लेंथ ऑफ अ शेडो इन मीटर। हाइट गिवन है फर्स्ट वन केस में कितना है, पोल की हाइट है 14 मीटर, ठीक है, और उसका शेडो कितना है, शेडो है 10, तो यहाँ पे हो गया शेडो 10। अब जो ट्री है यहाँ पे ये वाला है वो ट्री है, ट्री की हमें हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो हो जाएगा हमारा x और उसका शेडो कितना क्रिएट हो रहा है 15, तो ये हो गया 15। तो यहाँ पे ये कैसा प्रोपोर्शन है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा नोट दैट more the height of an object the more would be the length of its shadow। ऑब्वियस है जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी उतना ही उसका जो शेडो की हाइट है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है 14 तो उसका शेडो है 10 का, तो यहाँ पे शेडो ही है 15 का, तो दैट मीन्स कि उसकी हाइट कितनी होगी 14 से भी ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी हाइट ऑब्वियस है 14 से भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो फॉर दिस वी कैन यूज द फॉर्मूला x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कौन सी चीज़ को एज अ x और y ले रहे हो वो आपको सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इन प्लेस ऑफ x1 हो जाएगी हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल विच इज़ 14, फिर उसका जो शेडो है, शेडो कितना है 10,
देन हाइट ऑफ द ट्री वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे x और ट्री का शेडो है 15, तो यहाँ पे हो गया 15. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 15 अपॉन 10. इसको क्रॉस करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 14 इंटू 3 अपॉन 2. इसको भी अगर क्रॉस करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 21. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया 21. तो इसके बेस पर से हम बोल सकते हैं कि thus the height of the tree is 21 meter. Now example number 3 is, if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weight 2.5 kilograms? तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि 12 शीट है, उसका वेट है 40 किलोग्राम्स. तो ऐसी कितनी शीट होगी कि जिसका वेट होगा 2.5 किलोग्राम. तो हमें नंबर ऑफ शीट्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे यूनिट है किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट है ग्राम. तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का यूनिट है वो सेम करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो करेंगे कैसे, 1 in a 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम. सो देयरफॉर इन 2.5 किलोग्राम्स कितने हो जाएंगे 2500 ग्राम. ठीक है, समझ में आ गया कैसे कन्वर्जन होगा 2.5 किलोग्राम. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, सो 5/2 किलोग्राम. तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे 5/2 इंटू कितना है 1 किलो में 1000 ग्राम, सो इंटू 1000. इसको क्रॉस करेंगे 2 5 ज़ा 10 और पीछे के 0 एज इट इज, एंड 5 इंटू 5 25, लास्ट में 2 0 एज इट इज. सो दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया 2500 ग्राम्स. ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया. अब हम आगे करेंगे कि अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं वो ग्राम्स में है. नाउ नंबर ऑफ शीट, एक हो जाएगा आपका वेरिएबल x नंबर ऑफ शीट का, और एक हो जाएगा वेट ऑफ शीट का. तो नंबर ऑफ शीट सबसे पहले कितनी है 12 शीट, और उसका वेट कितना है 40. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका x, ये हो गया y. ठीक है, फिर अभी यहाँ पे कितनी शीट होगी कि जिसका वेट होगा 2.5 किलोग्राम. तो ये नंबर ऑफ शीट फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिख दिया x, और उसका वेट कितना गिवन है 2.5 किलोग्राम, जिसको हमने कन्वर्ट किया तो आंसर मिला 2500 ग्राम्स. यहाँ पे दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. ठीक है, अब तो ईजी है, क्या हो जाएगा x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2. तो यहाँ पे हो जाएगा 12/14 इक्वल्स टू x/2500. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2500 इंटू 12/40. यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया, 4 3 ज़ा 12, 25 इंटू 3 75, और लास्ट का 0 एज इट इज. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया 750. सो दैट मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ शीट्स होंगी कि जिसका वेट 2500 ग्राम हुआ, तो कितनी होगी टोटल 750. तो लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, thus the required number of sheets of paper equals to 750.